Hello everyone, welcome to Air Education and this is part 3 of यूपी स्पेशल फ्रॉम घटना सार। तो घटना सार में जो यूपी स्पेशल वाला पार्ट दे रखा है उसके एमसीक्यू फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास ये किताब होना ज़रूरी है, उसके बिना ये वीडियो नहीं समझ आएगी। आप किताब से पढ़िए और यहाँ आप प्रैक्टिस या रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर या नोएडा? तो ये टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री बनाई जा रही है आपके नोएडा में। और इसको बना कौन रहा है? ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स। किसके साथ मिलके? कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड के साथ मिलके। और ये एक अमेरिका की कंपनी है। और यहाँ जो टेम्पर्ड ग्लास बनेंगे वो किस ब्रांड के तहत होंगे? इंजीनियर्ड बाय कॉर्निंग, ये ब्रांड नेम होगा उनका। ठीक है, तो ये इस बारे में है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माण के गढ़ के रूप में प्रदेश को विकसित करना, या मोबाइल फ़ोन के लिए केवल 10,000 mAh से अधिक की क्षमता वाली बैटरी सेल का उत्पादन करना, या केवल 11 महंगे कंपोनेंट्स का आयात करना, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के असेंबली सेंटर के रूप में कार्य करना। तो ये जो नीति है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति, इसका मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में एक हब के रूप में डेवलप करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 की प्रभाव अवधि क्या है? ये लागू है आपकी 1 अप्रैल 2025 से 6 सालों के लिए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो शायद इसमें से सही चुनना है। पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में वर्ष 2030 तक 25% वृद्धि करना, नहीं, ये 50% वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। वर्ष 2030 तक निर्यात को 50 अरब डॉलर करना, ये सही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के कुल निर्यात में प्रदेश का योगदान 7% था, ये गलत है। ये 5% था और इसी को बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है। सॉरी, यह नीति वित्तीय वर्ष 2030-31 तक प्रभावी रहेगी। तो इसमें से सिर्फ सही ये वाला है, वर्ष 2030 तक निर्यात को 50 अरब डॉलर करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण ASI 2023-24 के अनुसार फैक्ट्रियों की कुल राष्ट्रीय संख्या में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है और यह कौन सा स्थान है? मतलब इसका स्थान कौन सा है देश में? तो ऑप्शन ए है आपका 10.20 तीसरा स्थान, ऑप्शन बी है 7.0 पाँचवा स्थान, ऑप्शन सी है 12.81 दूसरा स्थान, या ऑप्शन डी है 8.51 चौथा स्थान। तो इसका सही उत्तर है 8.51% चौथा स्थान। तो फैक्ट्रियों के मामले में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उनमें है तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, और यूपी का चौथा नंबर है। ठीक है, तो ये इस बारे में है। अगला सवाल है कि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण ASI 2023-24 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन के मामले में उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? 50 लाख से अधिक, 11.89%, या 8%, या 5.92%? तो ये वृद्धि दर 5.92% है ASI 2023-24 के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 में निम्नलिखित में से किस सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, केवल परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव पर, ऑप्शन बी, बड़े औद्योगिक घरानों को बाजार विस्तार के लिए, ऑप्शन सी, निर्यात में आने वाली सभी लागतों पर, या ऑप्शन डी, डाकघर निर्यात से होने वाले निर्यात और ECGC कवरेज के खर्चे पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डाकघर निर्यात केंद्र से होने वाले निर्यात और ECGC कवरेज पर होने वाले खर्च पर। ECGC क्या है? ECGC बेसिकली एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो निर्यातकों को बीमा प्रोवाइड करती है, बीमा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये इस बारे में है। अगला सवाल है कि चित्रकूट से वाराणसी तक बनने वाले 6 लेन हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 500 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 249 किलोमीटर, या 882 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर है 249 किलोमीटर। इसमें मुद्दे की बात यह है कि इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को
NHAI ने बना रहा है, इसको बना रही है आपकी भोपाल की एक कंपनी है AICONS प्राइवेट लिमिटेड, AICONS इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आईकॉन्स करके शायद इसका नाम है, ठीक है। तो ये कंपनी इसको बना रही है और ये 15,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। ये चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज को जोड़ेगा। और इसके अलावा इसमें कुल 6 जिले शामिल हैं। चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, ये 3 तो हो गए। इसके अलावा इसमें है भदोही है आपका, मिर्ज़ापुर है और चंदौली है। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि चित्रकूट वाराणसी कॉरिडोर के निर्माण से निम्नलिखित में से कौन से 3 धार्मिक स्थल सीधे जुड़ जाएंगे। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि चित्रकूट, प्रयागराज और वाराणसी। तो उसका सही जवाब होगा ए। अगला सवाल है कि टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई को स्थापित करने के लिए ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस देश के साथ साझेदारी की है। तो मैंने आपको ये शुरू में ही बताया था कि ये एक अमेरिका की कंपनी है, कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड। तो उसके साथ ये साझेदारी की गई है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया ए, अमेरिका। अब आगे के सवाल पार्ट 2 से। और पार्ट 2 का पहला सवाल है कि देश में पहली बार रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाने का पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में शुरू किया गया है। गोरखपुर रेलवे यार्ड, कानपुर रेल कार्यशाला, बनारस रेल इंजन कारखाना या लखनऊ रेलवे स्टेशन। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है बनारस रेल इंजन कारखाना में, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि कुछ रिमूवेबल सोलर प्लेट लगाई गई हैं जिनकी पीक क्षमता 15 किलोवाट है। तो ये इस बारे में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप सदन में प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से किस थीम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो बेसिकली ये एक प्रस्ताव है जो सदन में प्रस्तुत किया गया है आपके मुख्यमंत्री द्वारा। और इसमें अर्थशक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति, इन तीनों के बारे में उल्लेख किया गया है। एक्चुअली इसकी थीम है, इसमें से आत्मशक्ति इसका उल्लेख इसमें नहीं है। तो ये हो गया सही जवाब डी, आत्मशक्ति। तो अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया गया है और ये देश का कौन सा प्लांट है। तो ऑप्शन ए है बनारस, देश का दूसरा। ऑप्शन बी है गोरखपुर के खानिमपुर में, देश का दूसरा। या ऑप्शन सी लखनऊ, देश का पहला। या ऑप्शन डी कानपुर, देश का पहला। तो ये देश का दूसरा हाइड्रोजन प्लांट है। तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं होंगे। तो ये है गोरखपुर के खानिमपुर में, देश का दूसरा, ठीक है। और इसको टोरेंट समूह द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है, वो है कांडला, गुजरात में, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज जहाँ ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध हुई है, ये कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ऑप्शन बी है LPS कार्डियोलॉजी संस्थान कानपुर। ऑप्शन सी है BHU वाराणसी। और ऑप्शन डी है SGPGI लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है LPS कार्डियोलॉजी संस्थान कानपुर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, तावी या टावी जो भी है, ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। सीने पे, जांघ पे या पैर में कहीं एक छोटा सा चीरा लगा के नस के माध्यम से इस वाल्व प्रत्यारोपण को किया जाता है, ठीक है। और इसमें पशु की झिल्ली का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इस बारे में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO UK के बीच हुए समझौते के तहत चेवनिंग, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन शायद शेवनिंग है या शेवनिंग है, पता नहीं क्या है। तो ये जो भी शेवनिंग है, चेवनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना है, इसके तहत हर साल कितने छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ऑप्शन ए 3, 5, 10 या 12। तो इसमें अब ये बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा वाली जैसी बात है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ से इसमें केवल हर साल 5 छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी और वो भी 3 साल तक के लिए। उसके बाद ये रिन्यू होगा वापस से, जो भी प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये किसके लिए, ये भी याद रखना, ये मास्टर डिग्री करने के लिए है, ठीक है। तो ये इस बारे में है, ठीक है। अगला सवाल है कि अगस्त 2025 में प्रस्तुत राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर अनुमानित ऋण कितना है।
ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 6 लाख करोड़, ऑप्शन सी 26 लाख या ऑप्शन डी 37,500 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर कर्जा है, ये टोटल उत्तर प्रदेश पर जो कर्जे की बात है उससे रिलेटेड है ये चीज़। उत्तर प्रदेश पर लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, उस हिसाब से ये कैलकुलेट करके बताया गया है। तो इसमें इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो मैंने फिर इसी लैंग्वेज में डाल दिया। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी 37,500 रुपये। अगला सवाल है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम किस पहल का हिस्सा है? तो त्रिवेणी संगम विनिमय, काशी तमिल संगमम या राष्ट्रीय एकता मिशन या ज्योतिर्लिंग गौरव यात्रा। तो ये जो किया गया है ये काशी तमिल संगमम के जो पहल है उस पहल का हिस्सा है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से कुछ कलश में जल और रेत, और रामेश्वरम से कुछ कलश में जल और रेत ये एक्सचेंज की गई है और फिर उनसे अभिषेक वगैरह किया गया है। ठीक है, तो ये इस बारे में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट 2047 में वर्ष 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने खरब डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 20 खरब डॉलर, ऑप्शन बी 60 खरब डॉलर, ऑप्शन सी 10 खरब डॉलर और ऑप्शन डी 9.3 खरब डॉलर। तो इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि हम 2030 तक अर्थव्यवस्था 10 खरब डॉलर बनाएंगे, और 2047 तक, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था को 300 खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश द्वारा 2047 तक 60 खरब डॉलर है और 2030 तक 10 खरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है कि बनारस रेल इंजन कारखाना BLW में स्थापित सोलर पैनल की पीक क्षमता कितनी है? तो ये सवाल मैंने आपको पहले भी बताया, यह है 15 किलोवाट पीक क्षमता इसकी। ठीक है, अच्छा इसमें ये याद रखना कि ये 70 मीटर लंबे ट्रैक पर लगाए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि चिवनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कितने वर्षों तक संचालित रहेगी, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जाएगा? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये 3 साल तक चलने वाली योजना है और इसमें हर साल 5 छात्रों को अपनी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा विदेश में। तो ये इस बारे में है। तो ये थे कुछ 20 सवाल आपके, और कुछ और सवाल हैं जो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।